बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज जुमा है, वीकेंड, और वीकेंड अमूमन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम फिर आगे कुछ दिनों का प्लान कर रहे होते हैं। फैमिलीज़ वाले प्लान करते हैं कि किस तरह से वो अच्छा एक वीकेंड गुजारेंगे, जिसमें घूमना फिरना शामिल हो सकता है, जिसमें किसी के घर जाना शामिल हो सकता है, कोई तकरीब रखी जाती है तो वो भी अमूमन ऐसे मौके पर रखी जाती है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग छुट्टी होने की वजह से या फिर ज़्यादा वक्त फ़ारिग निकाल पाने की वजह से उसमें शरीक हो सके। ये तो एक एंगल हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एक ये जो सैर व तफरी का है ना, घूमना फिरना, वैसे भी हमने सुना हुआ है सफ़र वसीला ज़फ़र, यानी जो शख्स घाट घाट का पानी पीना, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना, मुख्तलिफ़ तरह के तजर्बात, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से मिलना और फिर ज़िंदगी को दूसरे लोगों की नज़र से देख पाने की सलाहियत रखना, दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने की भी एक जो हमें मौका मिलता है, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो हमें हासिल है वो कितना कुछ फ़र्क है, बेहतर है, जो लोग दूसरी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या मुश्किलात हैं। सो सफ़र में इंसान मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो हैं वो सीखता है और ये तमाम सीखना जो है ये ज़िंदगी में कदम ब कदम आगे बढ़ने के मरहले होते हैं। इसी तरह से हम ज़िंदगी को जब एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। आज मैं जिस सफ़र की बात करने जा रही हूँ ना, वैसे तो इसके बारे में पहले तो एक हदीस के की बड़ी मशहूर जो एक बात है, पूछा गया कि एक शख्स जो कि मुद्दई के तौर पे गवाह के तौर पे पेश हुआ दूसरे शख्स की और वो उसकी ज़मानत दे रहा था, तो पूछा कि तुम इसको जानते हो? उसने कहा जी जानता हूँ। उन्होंने कहा जानते हो यानी कितना जानते हो? 3 चीज़ों का सवाल किया गया, क्या इसके पड़ोस में रहे हो, और दूसरा ये कि क्या इसके साथ सफ़र इख्तियार किया है, कभी सफ़र किया है, तीसरा ये कि पैसे का लेन देन करके देखा है, और अगर ये तीनों नहीं किए तो आप नहीं जानते उस शख्स को। इसी तरह से जब हम शादी के बाद अमूमन जिसे हनीमून का पीरियड कहते हैं, ये वो टाइम होता है जिससे एक सफ़र को इख्तियार करना हम समझते हैं सिर्फ फ़ैशन है, ये सिर्फ एवं कुछ लोगों का फ़न है या उन लोगों का एवं कोई दिमाग ख़राब है, पैसे की ज़्यादती है कि वो इस तरह का एक वक्त जो है वो गुजारते हैं। असल में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को सामने रखा जाए तो वाकई जब आप किसी शख्स के साथ सफ़र करते हैं तो आप उसकी तबीयत के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि वो कितना मुखलिस है, कितना हमदर्द है, कितना वो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को पसे पुश डाल के आपकी तरफ जो है वो तवज्जो कर सकेगा, कितना को आपके साथ एडजस्ट कर सकेगा, किस तरह के मिजाज का हामिल है, किस तरह की आदत का मालिक है, किस तरह के रवैये और अखलाक का मालिक है। ये तमाम चीज़ें जब आप सफ़र में चल रहे होते हैं और सफ़र की मुश्किलात या उसकी सहूबतें जो कि अब बहुत आरामदेह सफ़र होने की वजह से इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी बड़ी हद तक हमें किसी की तबीयत का और उसकी नेचर का अंदाज़ा हो जाता है। सो हनीमून जो है इस पे जाने के, और वैसे भी जब फैमिली कोई निकलती है और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का प्लान करती है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये कि आपके पास कुछ ऐसी मस्बत यादों का ज़ख़ीरा इकट्ठा हो जाता है जो सारी ज़िंदगी के लिए बहुत काम आता है। इसलिए कि जब हम पीछे मुड़ के देखना चाहें और हमारे रिश्ते में हमारे पास कुछ खूबसूरत मेमोरीज़ हों, कुछ अच्छी मेमोरीज़ हों जिनको जब हम याद करें तो चेहरे पे स्माइल आ जाए। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जिनके जब भी हमारे जहन में वो आती हैं तो आंसू आ जाते हैं, वो बहुत तकलीफ़ होती हैं। वो रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, खूबसूरत होते हैं, जिनमें स्माइल्स ज़्यादा होती हैं। जब हम उसके बारे में कोई भी चीज़ याद करते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, हमें वो लम्हे याद आ जाएं जिसमें हमने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी थीं। जितने ज़्यादा ये लम्हे होंगे हमारे पास, जितने ज़्यादा ये खूबसूरत घड़ियाँ होंगी, रिश्ता ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा खूबसूरत, उतना ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। सो जब हम एक दूसरे के साथ निकलते हैं तो हम वो मेमोरीज़ बनाते हैं। आपको याद होगा अक्सर तस्वीरों में हम खड़े होते हैं तो हम कहते हैं ये नानी खड़ी हैं हमारे साथ, वो मामू खड़े हैं हमारे साथ, ये हमारे फ़लाँ कज़न आए हुए थे उन दिनों में उनके साथ हम खड़े हैं, ये देखिए हम इतने से थे तो ये हम अपनी अम्मा अब्बा के साथ खड़े हैं। ये तमाम वो खूबसूरत यादें ही तो हैं जो ज़िंदगी का फिर असासा और सरमाया बनती हैं। दूसरा ये कि फ़न, हम जब भी किसी चीज़ में तफरीह लेते हैं, उसको हम उसको इन्जॉय करते हैं तो वो एक ऐसा खूबसूरत एलिमेंट होता है कि जो हमें हमारी ज़िंदगी के बहुत सारी दुख से, तकलीफ़ से, परेशानियों से दूर ले जाता है और हम ज़िंदगी को एक नई तरह से महसूस करने की अपने अंदर सलाहियत जो है वो रख सकते हैं। फिर आप अपना जो एक शेल होता है उसमें से हम बाहर निकलते हैं, हमारा अपना एक जो कंफर्ट लेवल होता है, नहीं हमने बस इस तरह से करना है। जब हम सफ़र पे जाते हैं, हो सकता है अचानक बारिश होना शुरू हो जाए, आप मरी जाने का प्लान करें आजकल और पता चले वहाँ पर अचानक बारिश हो रही है और आप भीग रहे हैं, और आम हालात में यहाँ पे बारिश होती रहे आप कभी भी नहीं भीगेंगे, लेकिन उस भीगने में जो लुत्फ़ आता है और उस एक मुश्किल का सामना करने में और उसमें जो एक हम चीज़ों को
फेस करते हैं और फिर से सीखते हैं, ये वो ज़िंदगी के लम्हात और मोमेंट्स होते हैं जो बड़े खूबसूरत होते हैं, जो सारी ज़िंदगी फिर या हो सकता है वो भीगना हमें याद रहे। और अगर यहाँ पर कितनी भी दफ़ा बारिश हो तो हम भाग के किसी जगह पे पनाह ले लें, लेकिन हम ये ना कोशिश करें कि चलो हम यहाँ से वहाँ तक चल के चले जाएँ और उसमें भीग जाएँ। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और चीज़ों को फेस करते हैं, तो फिर उसके साथ तजर्बे के साथ साथ हमें एक तफरी और फ़न भी हासिल होता है। उसके साथ फ्रीडम, हमारे जहन पे कोई बोझ नहीं होता, कौन क्या कहेगा, हमने अभी इतने बजे वहाँ पहुँचना है, ये काम करना है, वो रह गया है, उसको ये बताना था, उसको ये करना था। सो हनीमून का वो टाइम हो या फिर फैमिली के साथ हम वक्त गुजार रहे हों, उसमें हमारे पास एक सेंस ऑफ फ्रीडम होती है ना, जिसमें हमारे पे कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता हमारे ऊपर किसी भी चीज़ के लिए कोई यानी हम किसी भी वक्ती दबाव या परेशानी का शिकार नहीं होते, बल्कि हम पूरे खुले जहन के साथ, खुले दिल के साथ कनेक्ट कर पा रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, मिलकर उस चीज़ को एंजॉय और लुत्फ़अंदोज़ हो सक रहे होते हैं जो कि हमारे सामने होती है। सो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड को इतना खूबसूरत और मजबूत करता है कि ये मजबूत बॉन्ड जो है ये फिर ज़िंदगी की बहुत सारी ऊंच नीच का भी जब शिकार होता है तो उसमें भी मजबूत रहता है, उसमें भी इंटैक्ट रहता है। और फिर उसके साथ साथ कुछ ऐसा ज़रूर हमें दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है जब हम इकट्ठे जाते हैं, जो हमें आम हालात में नहीं मौका मिल सकता। जब हम सफ़र पे होते हैं, जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं, जब हम किसी नए अंदाज में जाते हैं, तो हमें किसी भी दूसरे की शख्सियत का कुछ और एलिमेंट्स का पता चलता है, कुछ और चीज़ों का पता चलता है, और इस तरह से हम उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं उनको ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। चूँकि ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे के साथ फिर बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हमारे यहाँ अमूमन नेगलेक्ट किया जाता है, कुछ लोग जिनके पास पैसा है, ज़राए हैं और वो इस चीज़ की सोच सूझबूझ रखते हैं, वो तो निकालते हैं मौका, और बड़े जो हैं अमूमन और ख़ास तौर पे जो वालदा होती हैं लड़के की, उनके लिए बड़ा मुश्किल और तकलीफ़ दे होता है इस एक लम्हे को कबूल करना कि उनका बेटा अपनी बीवी को लेकर अब ज़िंदगी का कुछ वक्त जो है उसके साथ एक्सक्लूसिव गुजारना चाहता है। हालांकि मियाँ बीवी का हक़ होता है, लेकिन उसको जिस तकलीफ़ के साथ उसको वो किया जाता है, मैं चाहूँगी कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि हाँ, जब कोई भी दो इंसान अपना रिश्ता बांधते हैं तो उस रिश्ते को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ वक्त एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम के तौर पे स्पेंड करें, जिसमें कि वो एक दूसरे को समझ सकें और अपनी आने वाली ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। अगर किसी भी एक जोड़े की ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत होगी और इसमें कोई भी हमारा हाथ होगा या कोई भी हमारा अमल दखल होगा, तो यकीन कीजिए ये बहुत सारे सदक़ों से बड़ा सदका है। इसलिए कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के हमें वो शैतान का जो एक वाक़या कि शैतान सबसे ज़्यादा खुश उस वक्त होता है जब उसे पता चलता है कि उसने मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी है। सो कोशिश करें कि ज़िंदगी में जहाँ भी हमें मौका मिले और हमें टाइम और स्पेस देनी हो उन कपल्स को जो कि अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हों या रिलेशनशिप को अच्छा करना चाह रहे हों, भले वो फैमिली मेम्बर के तौर पर हो, बच्चों के तौर पर हो या फिर एक दूसरे को समझ के हो, हम उस टाइम और स्पेस को एक नेकी भी समझें अपने लिए और दूसरों के लिए भी, और उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करें और उसको टाइम भी दें। सो वीकेंड जो है इसके लिए बेहतरीन मौका है, अवेल कीजिएगा। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है उसकी तरफ चलूँगी। आज आपकी मुलाकात जो है वो कुछ ऐसे मेहमानों से कराऊंगी जिन पर हमें बड़ा फ़ख्र है। फ़ख्र हर तरह से हम हर उस शख्स पे लेते हैं जो ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करता है, उन्होंने तो बहुत कुछ अच्छा किया है। मेरे एक मेहमान जो हैं उन्होंने गुजरांवाला बोर्ड में टॉप किया है और टॉप मतलब दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की है, और पोजीशन भी इस तरह से इतने नामुसाइद हालात में कि एक फ्रूट की रेडी पे 300 रुपये दिहाड़ी पे ये बच्चा जो है ये काम करता था, और वहाँ पे रह के इसने पढ़ा, और कैसे पढ़ा, बाकी इसकी कामयाबी की जो दास्तान है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। शेयर करने का एक मतलब ये भी है कि अगर आप में से कोई भी इसकी हेल्प करना चाहे, मदद करना चाहे, इसलिए कि हालात अभी भी उसके नहीं बदले हैं, मुश्किलात का शिकार वो अभी भी है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि हम ऐसे बच्चों की ज़रूर हौसला अफजाई करें जो हालात से लड़ रहे हैं और उसमें उनका कोई दोष, उनका कोई मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, खामी नहीं है, कसूर नहीं है, लेकिन वो उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो अगर उसमें हम उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकें, उनके साथ हौसला अफजाई की सूरत में, मदद की सूरत में, तामुन की सूरत में, तो बहुत अच्छा होगा। बहरहाल हम अपने इस मेहमान से मिलेंगे और उसके साथ साथ एक और ऐसे पाकिस्तानी वैसे बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम करते हैं। इन्होंने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा ताला, और दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाकर ये गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हैं। आज उनसे हमारी मुलाकात होगी और आप देखेंगे कि हमारे ये ज़बरदस्त से पाकिस्तानी ज़फ़र इकबाल साहब, इन्होंने ये मरहला कैसे तय किया और वो ताला क्या है, किस तरह से है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ चूँकि आज मैंने अभी आपसे इतनी लंबी तमहीद बांधी है, बात की है सारी छुट्टियाँ गुजारने के ऊपर, इलाकों की खूबसूरती देखने के ऊपर, मुझे अपने वतन पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, और ये कोई रट्टी रटाई या कहीं सुनी या किसी की सिखाई पढ़ाई भी बात नहीं है, इसलिए कि मुझे पता है कि मेरे वतन में क्या क्या कुछ है, क्या क्या खूबसूरतियाँ हैं। मैंने बहुत अपनी छोटी सी
जो मुझे मौका मिला है उसमें भी कोशिश की है कि मैक्सिमम घूम फिर के इसको ज़रूर देख सकूँ। हमने एक सफ़र इख्तियार किया था, अब तो आपको भी याद होगा, नारान और कागान का, जिसके कुछ चंक्स अभी बाकी हैं हमारे पास, और हम फाइनली झील सैफुल मलूक तक नहीं पहुंच सके थे। तो आज मैं आपको फाइनली वहां तक लेकर जाऊंगी और आप देख सकेंगे कि वहाँ पर हमने कैसे एंजॉय किया था, ताकि जब आप भी अपने लिए वेकेशंस प्लान करें तो आप भी कागान नारान के इन स्पॉट्स और एरियाज़ को देख सकें, और अगर नहीं तो घर बैठे भी आप इनको देखकर एंजॉय कर सकते हैं। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरे सारे कैमरामैन हंस रहे हैं, इसलिए कि हम सब इस सफ़र पर साथ थे और इसलिए कि इसे हमने बहुत सारे टुकड़ों में आपको दिखाया है। सो सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक ऐसा ही चंक शेयर करूँगी जिसमें हम इस सफ़र में हैं, नारान कागान की तरफ जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है हम वो जो गार था जहाँ पर कि उस देव ने मारा था, जब भागा था और उस पनाह ली थी, उससे निकल के आगे की तरफ चले थे, और वो आगे का सफ़र जो है जिसमें हमने झील सैफुल मलूक की तरफ सफ़र इख्तियार करना है वो आप देख सकेंगे। लेकिन पहले मैं ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। प्यारे पाकिस्तान का प्यारा सफर। So we are all set for झील सैफुल मलूक। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है और इस खूबसूरत मौसम में इस खूबसूरत झील का मंजर मुझे यकीन है और भी अच्छा लगेगा। So let's take a ride. मलकूती हुस्न और कुदरती हुस्न जिस तरह का सहरदारी करता है उसको फील करने के लिए यहाँ आकर आपको देखना पड़ेगा। इसे के अल्फाज काफ़ी नहीं है इन फीलिंग्स को बयान करने के लिए। जिस झील का हमने सारी ज़िंदगी उसकी खूबसूरती का, उसके हुस्न का, उससे जुड़ी हुई दास्तान का तज़किरा सुना है कि वो यहाँ पर आकर जब उसे देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि वो खूबसूरती दरअसल कैसी है। एक अजीब प्याला नुमा सा एक झील जिसमें चारों तरफ से पानी रिस रिस के आ रहा है, बर्फ़पोश चोटियाँ हैं, मलिका पर्वत है, 10,000 फीट की बुलंदी है। गर्मियों में भी मौसम इंतहाई मुनासिब, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का। आज चूँकि बादल हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, सो हल्का सा आपको इस तरह का जो है कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आप बारिश के असर से भी महफूज रह सकें। उसके साथ दरिया जो कि यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करता है और उस दरिया की रवानी और उसकी तुंदी और उसकी आवाज़, ये सब चीज़ें मतलब मेरे तो अल्फाज भी मुझे लग रहा है कि जुड़ रहे हैं, जम रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। मैं बयान नहीं कर सकती, आपको खुद आके देखना पड़ेगा। और अल्लाह ताला को पाकिस्तान ने ये जो कुदरती हुस्न से माला माल किया है इसकी हिफाजत भी करनी पड़ेगी। इससे कि यहाँ पर आकर एक चीज़ का जो बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है वो ये कि अल्लाह ताला ने तो देने में किसी चीज़ को कोई कसर और कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हम उन चीज़ों को उस तरह से नहीं कर रहे हैं, इसका ख्याल नहीं कर रहे हैं। बोतलें गिरी हुई हैं, शॉपिंग बैग फेंके हुए हैं, चीज़ें उस तरह से फेंकी हुई हैं जो इस खूबसूरती और हुस्न को गहना रही हैं। और ये एक ऐसा काम है जो मुझे और आपको नहीं करना।
जब हम इस तरह के खूबसूरत और कुदरती मनाजिर को देखने आए तो उनकी खूबसूरती को पामाल ना करें, उनका ख्याल करें। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मेरे पास जितने कपड़े थे मैंने वो सारे पहन लिए हैं। मुझे सारे लोग कह रहे हैं आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन सर्दी है। लेकिन झील सैफुल मुलूक पे हमारी मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कहाँ से आए हैं? लाहौर से। लाहौर तो। और माशाल्लाह लाचा और कुर्ता और कुछ भी नहीं पाया। भलवाना दा साड़ा जी, अल्लाह दे हुक्म नाल ਅਸੀਂ ਲਾਚੇ ਕੁर्ते पाए ने। अच्छा, हाँ, अल्लाह दे फजल करम। तो आप पहलवान हैं? ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो लाहौर दे। अच्छा, और ये जद्दी पुश्ती पहलवान है? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब खानदानी तौर पे? खानदानी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सर्दी लगती नहीं है कि मतलब ऐਵੇਂ पहलवानी के चक्कर में? जिन्नी भी होवे, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਨੇ ਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਗੋਟੀ ਬਣੀ ਦੀ ਤੇ ਦੋਰਾ ਪੱਜਾਂ ਖੜੀ ਦੀਆਂ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਦੇ ਨੇ 2 बजे उठ के? 2 बजे रात में उठ के अल्लाह दे फिर आपसे कोई कहे कि ये दरख्त ये पहाड़ अपनी जगह से हिला दें? आदि तौबा इस्तगफार, ओदा हुक्म होना, सारा कुछ होना, इस काबिल है ही नहीं। सही। हाँ, कोई जोर इस तरह का लगाएगा नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। अगर आप सैफुल मुलूक की पुरानी तस्वीरें देखें तो इस जगह पर ये पुल नहीं था, बल्कि यहाँ से पानी गुजरा करता था और पानी की एक स्लोप सी बना करती थी। लेकिन अब यहाँ पे पुल बना हुआ है। कश्तियाँ यहाँ पर सुना है कि जला दी गई। किसने जलाई, मुख्तलिफ रिवायात है, कुछ तालिबान का नाम लेते हैं, कुछ आपस की लड़ाई का, लेकिन ये कश्तियाँ यहाँ पर चला करती थी, अब नहीं चलती और यहाँ पर इंतहाई बुरी हालत में मौजूद है। मेरा ख्याल है कि इसे हटा देना चाहिए ताकि इस झील की जो खूबसूरती है उसको बहाल रखा जा सके। मैं बयान ही नहीं कर सकती कि कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर। मुझे यकीन है कि जब आप लोग भी आएंगे आप भी इतना ही एंजॉय करेंगे। लेकिन एक बात, हमने आपको अभी कश्तियाँ दिखाई, कितनी खूबसूरत कश्तियाँ यहाँ पर लोग चला करती होंगी तो लोग एंजॉय भी करते होंगे, लेकिन वो जला दी गई। मुझे नहीं पता अब इसके पीछे क्या सोच है और इस सोच को कौन सी चीज़ तक़वियत देती है। फिर यहाँ पर आने वाले लोग में ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसका जहाँ पर आता है जो रैपर, जो चीज़, बॉटल वहीं पर फेंक कर उन तमाम चीज़ों को चले जाता है, जिसकी वजह से इस झील का जो हुस्न है थोड़ा सा गहना रहा है। इसका हमें ख्याल करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले दिनों में ये झील इतनी ही खूबसूरत और ये मंजर इतना ही दिलकश रहे। सावली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शर्म करके जान कैसी आग लगाए, हाय हाय करे सब लड़के। अमेरिका के ना जापान के, जनाब, झील सैफुल मुलूक में इस वक्त शाम ढल रही है और ढलती शाम के सूरज की शुआएं जो हैं वो मलका पर्वत के हुस्न को और भी ज्यादा चार चांद लगा रही हैं। यानी इतनी खूबसूरती है यहाँ पर कि एक दफा आके दोबारा जाने को दिल नहीं करता। ये तो थोड़ी सी बर्फ है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो ये सारा साल बर्फ से इसी तरह ढकी रहती है।
और इसके बारे में एक मिथ भी बड़ी मशहूर है, वो जो जिन जिसने वो उस किस्से में जिसने सैफुल मलूक पे और परी बदरुल जमाल के पीछे ये पूरी नहर का बंद तोड़ दिया था, जहाँ से वो दरिया जो है वो बहना शुरू हुआ, कहते हैं वो आज भी इसकी हिफाजत करता है और कोई भी अगर इस पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो पत्थर मारता है। जबकि एडवेंचर क्लब से जब मैंने पता किया इस बारे में तो उन्होंने हमें बताया कि चूंकि स्लोप है ना, तो ऊपर से स्लाइड करती रहती है बर्फ, इसलिए इसको हाइक करना, इसे क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी कैजुअलिटीज़ यहाँ पे हो चुकी हैं, लेकिन इसका खूबसूरती और इसकी जो एक मलकूती सा इसका हुस्न है, दीदनी है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। और ये इसकी खूबसूरती जो है ये कमाल किस्म की, जो कि हर देखने वाले को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए मेरे सामने भी इस वक्त बहुत सा रश लगा हुआ है। ये सारी खूबसूरत ख़वातीन जो खुद परियों से कम नहीं है, कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर वो ज़रूर इसकी खूबसूरती को एंजॉय करती हैं। आप आई हुई हैं मलका पर्वत को देखने कि सैफुल मलूक को देखने? सैफुल मलूक को देखने। अच्छा, क्या चीज़ इंस्पायर की थी? झील की खूबसूरती के किस्से या ये कि यहाँ पे एक जिन है और एक परियों की शहजादी थी? कोई टेंशन नहीं है, मतलब झील की अपनी इतनी खूबसूरती और ये ग्लेशियर्स वगैरह अच्छे लगते हैं। तो इट्स अमेजिंग कि समर्स में भी अभी तक ये ग्लेशियर्स हैं। सो जनाब, ये प्यारा सा बच्चा जो है यहाँ पर बगैर कुछ पहने, इसने नीचे से कुछ पहना हुआ है कि नहीं? नहीं पहना हुआ नीचे से, बिल्कुल कुछ भी नहीं पहना कुछ हुआ। भी नहीं पहना हुआ। ओए 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 ओए, तो फिर क्या करूँ? आपको अपनी जैकेट दे दूँ? दे दूँ? वो सोचो कह रहा हाँ दे ही दे। तो आपने भी कुछ नहीं पहना, इसको भी कुछ नहीं पहना, इसके छोटे छोटे से पाँव भी बिल्कुल बिल्कुल देखो, पाँव नंगे हैं यार। क्योंकि हम पहली मरतबा कोयटा से आए हैं, हमें पता नहीं था कि यहाँ का मौसम इतना कूल हो सकता है। अच्छा, तो ना ही किसी ने पहले इससे पहले गाइड किया था। हम नारायण होटल में हमारा स्टे है। होटल वालों का फ़र्ज़ था, या जिस जीप में हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनका फ़र्ज़ था कि हमें गाइड अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन किसी ने हमें गाइड नहीं किया कि यहाँ पे इतनी बड़ी सर्दी है। इतनी सर्दी है। अच्छा, तो फिर अब इसको लेके जाए ना, आप जल्दी अभी जल्दी से, हम मैं थोड़ी हाँ, देर जल्दी पकड़ वापस जाएंगे। तो जी। मुझे ये लॉज रहा ओए छत के जाऊँ तो इसको सर्दी खुदा ना हास्ता ना लग जाए, फिर क्या करेंगे? सो जब भी आप आए ना तो यहाँ पर सर्दी है, इसलिए कि ये सर्द इलाके हैं। यहाँ पे देखिए बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है, तो प्लीज़ सॉक्स, मोज़े, दस्ताने, गर्म कपड़े लेकर साथ आएँ, क्योंकि उसके बगैर मुश्किल हो जाएगी। चलो, अल्लाह करे आप ठीक ठाक कोयटा वापस जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुक्र है कि मैंने जैकेट जो है वो वाटरप्रूफ पहनी हुई है और इसको टाइट खींच के रखा हुआ है, लेकिन बड़ा मजे का, इंटरेस्टिंग, जबरदस्त। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। ये है वो ताला जिसका मैं जिक्र करी थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा ताला, लेकिन हम इसे कुफल कहेंगे इसलिए कि हमारा देसी रिवायती वो लॉक है जो कि यहाँ पे बनाए जाते थे। अब आके वो चाइना मेड ताले जो हैं वो इन हो गए हैं, जिसमें हम भूल गए हैं इस साख्त को भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपना देसी रिवायती कुफल जो है वो इतना, जिसे जंदरा भी कहा जाता था, वो इतनी बड़े साइज़ में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लॉक जो है ताला है इस वक्त। हम इसके मालिक से, इसके बनाने वाले अपने पाकिस्तानी से भी मिलेंगे, और उनके साथ साथ आज मैंने उन मेहमान को भी यहाँ पे दावत दी हुई है। हमारा वो प्यारा सा बच्चा ज़फ़र, जिसने कि दूसरी पोजीशन ली है अपने नामुसाइद हालात के बावजूद, लेकिन अली और ज़फ़र साहब जिन्होंने ये ताला बनाया। अच्छा, लेकिन मेरे जहन में ना वो कहानी गश्त कर रही है जो मैंने झील सैफुल मलूक पे सुनी। आप भी सुनिएगा और देखिएगा कि मिथ्स जो हैं वो कैसे लोग उसको लेकर चलते हैं। और ये वहाँ पर एक बाबा जी थे जो गाइड थे, इनको हमने पकड़ा था सिर्फ ये कहानी इनसे सुनने के लिए, हमने इन्हें कैप्चर किया है। सो ये आप सुने और फिर हम वापस आते हैं और मेहमानों से मिलते हैं।
एक अलिफ लैलवी दास्तान की तरह है, इसलिए कि इसके साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा कि जिसे सुने बगैर आप यहाँ से चले जाएं तो इसका हुस्न आप उस तरह से एंजॉय कर ही नहीं सकते। सो हमारे यहाँ पर हैं बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा जी मोहम्मद सदीक नाम है। मोहम्मद सदीक साहब। अच्छा, क्या किस्सा है ये झील सैफुल मुलूक ये का? झील सैफुल मुलूक जो है जी, झील तो कुदरती है, लेकिन इसका नाम जो है एक शहजादे के नाम पे मशहूर है। शहजादा कहाँ से आया था? ये मिस्र से आया था, या सैफ शहजादे का नाम था। इसने मिस्र के अंदर ख्वाब देखी थी, ख्वाब के अंदर इस झील को भी देखा, और यहाँ सबसे हसीन परी जो थी बदियो जमाल, उस परी का नाम था। अच्छा, वो परी कहाँ से आती थी? वो परी आती थी कोयकाफ से, रशिया से आती थी। अच्छा। जब शहजादे ने उस परी को देखा तो ये शहजादा इस परी का दीवाना हो गया ख्वाब के अंदर। सवेरे उठा, इसका जो बाप था बादशाह, आसम बादशाह का बेटा था, आसम मुलूक का बेटा था, उससे इजाज़त मांगी तो बादशाह ने कहा बेटा परी तो शायद आपको ज़रूर मिलेगी, तलाश करने से तो हर काम मिल ही जाता है, लेकिन परी का मिलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये नारी मखलूक है। नारी का माना आग से बने होते हैं ये बिल्कुल जन्नात। बिल्कुल। तो इंसान खाकी मट्टी की पैदाश है। तो उसके बाद बाप से इजाज़त मांगी बादशाहजादे ने। हाँ। ये घर से निकला, तलाश करता रहा, 1 साल से ज्यादा अरसा इसका वहीं मिस्र के अंदर लग गया। उसके बाद जनाब मान ये इस तरह हुआ कि साल के बाद शहजादे को दूसरा इशारा हुआ है ये दोबारा ख्वाब कब के आया? अंदर, ख्वाब के अंदर किसी जंगल पहाड़ में कि मलका पर्वत पहाड़ के पास जो कुदरती झील है वहाँ चले जाएं। अच्छा, शहजादे को ख्वाब में इशारा हुआ है, मलका पर्वत है आपके सामने। बिल्कुल सही। तो शहजादा फिर तलाश करते करते कुछ अरसे के बाद इसको कोई अल्लाह का नेक बंदा वली बुजुर्ग मिला है। बादशाहजादे को जब देखा फकीरों जैसी अच्छा, एक हालत, मिनट मेरी बात सुने। ये आज हम जीपों में इतनी मुश्किल से उछलते कूदते ठाठ ठू करते जी, जी। 1.5 घंटे में पहुंचे हैं। शहजादा कितनी घंटों में, कितने टाइम पे पहुंचा होगा यहाँ पे? मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। तो वो अल्लाह वाला जब इसको मिला शहजादे को, उस बुजुर्ग ने शहजादे को देखा, इसकी फकीरों जैसी हालत थी, उससे तरस आई, उसने एक टोपी सुलेमानी इसको दे दी। सुलेमानी टोपी मिलने के बाद शहजादे को 2 जिन गाइड मिल गए। अच्छा, जन्नात उठा के शहजादे को ले आए हैं मिस्र से। ये ऊपर वाली छोटी पहाड़ी पे उतारा, ऐसे ढेरी कहते हैं हमारी जुबान में, इस पे उतारा। ओहो। शहजादे ने झील वगैरह को देखा, उसने कहा भाई झील तो यही है, जन्नात को कहा, लेकिन बदियो जमाल नहीं मिली है। फिर परेशान रहा है अच्छा। शहजादा, उदास रहा है। फिर इसने यहाँ आगे एक पत्थर, उसके नीचे 40 दिन इबादत की है, चिल्ला काटा है। सैफुल मुलूक शहजादे ने यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पे लाल होटल नहीं है, ठीक ठीक इसके ठीक। बराबर है, अच्छा बहुत बड़ा पत्थर है खेमे की तरह। अच्छा शहजादे ने चिल्ला काटने के बाद फिर परी शहजादे की यहाँ मुलाकात हुई है। ये 14वीं रात को आई ये परियां, अच्छा। 7 और सहेलियां थी, ये 8वीं बदियो जमाल थी। ठीक है। यहाँ के इन्होंने देखा है इधर उधर, तो ये 14वीं रात का वक्त था, परियों का मूड आ गया झील के अंदर सैर तफरी करने, नहाने का। हाँ। तो पर ताज जो थे झील के किनारे रख के झील में अंदर चले गई हैं परियां। तो पीछे से बादशाहजादा देख रहा था, उसने आके इसका सुनहरी पर ताज जो थे उठाए, अपने कब्जे में ले लिए। अब दूसरियां जब झील से बाहर आई हैं तो इसके पर ताज नहीं थे, बेचारी फिर अंदर ही खड़ी रही है पानी के अंदर। अच्छा अंदर से आवाज़ें शवाज़ें वास्ते डाल रही है। शहजादा सैफ आ गया सामने, ये भी बहुत हसीन था। जब परी ने इसे देखा राजी बाजी हो गए। बादशाहजादे ने अपना लिबास फेंका है, इसको पहनाया, लेके यहाँ से नारायण की तरफ। अच्छा, तो ये जिन का क्या किस्सा है साथ? और जिन आएगा आगे किस्सा आ रहे हैं ना। उसके बाद जनाब दूसरी परियां साथ कोयकाफ में पहुंची हैं, तो इनका बादशाह जो था देव था, किसी जनात का किस्म देव होते हैं, सही सही। उस देव का नाम था सफ़ेद देव। सफ़ेद देव जो आया इनके पीछे, उन परियों से पूछा तो उन्होंने कहा वो झील में नहा रही थी, उसके अंदर गिर गई। ये वाला राज नहीं कहा कि उसके पर ताज गए, वो गए, देव आया। उस वक्त ये जो नाला पानी गया, यहाँ से पानी का नाला नहीं था, ये छोटी पहाड़ी की परली तरफ से पानी का नाला था। ये बड़ी ऊंची झील थी, देखें ये झील का काट है उस वक्त। अच्छा अच्छा। देव आया तो देव ने आके इधर आगे गुस्से से पाँव मारे, इसका जो आगे पहाड़ है इसको तोड़ा है, इस नीयत से कि इसका ये पहाड़ टूटा, इससे झील का पानी खाली हो, तब उसका पता चले बदियो जमाल का। सही। तो ये नीचे की तरफ बहुत बड़ा पानी सैलाब निकला। उस वक्त ये परी शहजादा भाग रहे थे, आगे आगे ये भाग रहे थे, पीछे तूफान सैलाब जा रहा था, पीछे देव भी जा रहा था। और नारायण में इन्होंने दुआ मांगी, अच्छे लोग थे आपकी तरह, इन्होंने की, अल्लाह ने दुआ कबूल की है। वहाँ ज़मीन की तरह फटी है, उसके अंदर एक गार बने सुरंग, हाँ, वो सुरंग में मैं गई हूँ। वो नीचे, हाँ वो ये इसमें छुपे हैं जाके, ठीक है। अल्लाह की हर मखलूक पाके, तो उसमें जाके ये छुपे हैं जी। और अल्लाह ने इनको तूफान से, देव से, हर मुसीबत से नजात दी है। यही देव जो है ये चलते चलते अस्करदू से आके देव सही का आपने
आपने तो देखी होगी, मैंने तो नाम ही सुने हैं। ठीक है। वहीं जाके ये पहाड़ बने इस परी के दुख सदमे से। बदियो जमाल। अच्छा, ये भी जब मैं इसका- अपने बच्चे को ये कहानी सुना रही थी तो उसने मुझसे पूछा था कि जिन को क्या प्रॉब्लम था, जिन क्या परी और का ये- गार्डियन था। जी जी नहीं, ये परी का ये भी आशिक था। सही। सो ये भी परी ये का ये भी परी का दीवाना था, इसका देखने का दीवाना था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, जी, तो ये आशिकी माशूकी की दास्तान हाँ है। जी। जो और झील ये का वहीं नाम जाके पहाड़ बना, उन जिन्होंने परी शहजादे को आके कहा कि आज से आप आजाद हैं, जहाँ भी जाना है बताएं। तो शहजादे ने बड़ी खुशी से कहा कि भाई यहाँ में ले जाओ मिस्र। वहाँ से उठाया इनको ले गए मिस्र में जाके इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। तो परी बेचारी को पर नहीं वापस किए और उसने? नहीं पार तो नहीं, आखिर तक वापस नहीं किए। उसके बाद जनाब अमान, उसके बाद ये मियां मोहम्मद बख्श एक कश्मीर के बुजुर्ग थे, सही। शायर थे, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, ये दास्तान लिखी है, मेरे तक पहुंची, आज आप लोगों तक पहुंची, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम तक पहुंची। बहुत ये मेहरबानी। झील बहुत प्यारा झील है, खूबसूरत झील है, यहाँ अमन भी है, सारी चीज है, बस ये अल्लाह की कुदरत है। मेहरबानी जनाब। सो अब आपको समझ आई कि झील क्यों इतनी खूबसूरत है। और चौदहवीं रात को इसके अंदर बड़े बड़े नज़ारे होते हैं, पहाड़ों के अक्स इसके अंदर नजर आते हैं, आसमान सितारे। साल में वो तारीख जब बराबर आती है ना जी, कौन सी तारीख? वो जिस पे परी और शहजादे की मुलाकात हुई, अच्छा, तो- चौदहवीं, हाँ। वो दिन, उसके अंदर इसके अंदर और भी रोशनियां भी नजर आती हैं, तो बहुत बाद सारे में- लोगों ने देखी हैं। तो परियां गरीबों ने फिर आना और छोड़ दिया परियां यहाँ पे। आती हैं, अब भी आती हैं, अब परियां अब भी है, परियां ही परियां। सो बड़ा ही मजा आया था मुझे इन बुजुर्ग से बात करने में। ये वो मिथ है जो कि आप वहाँ जाएं तो आपको सुनने को देखने को मिलेगी। एनीवे, पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव माय कंट्री, इतना खूबसूरत है और इसकी एक एक जगह इतनी खूबसूरत है। हम कैमरे में शायद आपको वो रंग नहीं दिखा सकते जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ ये जो कैमरा है, जो हमारी आंखें हैं, जब इससे जाकर हम देखते हैं और जो 3D इफेक्ट्स और जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं जितनी खूबसूरत है, आप ज़रूर अपने इस प्यारे वतन की सैर करें ताकि हमें पता चले अल्लाह ताला ने हमें किस नेमत से, किस एक खूबसूरत नेमत से नवाजा है। ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी। ब्रेक के बाद मेरे साथ अली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अली? सलाम, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। और अब मैं, जैसे मैं अभी उनकी कहानी सुन रही थी, अब मैं आपकी कहानी सुनूंगी, ठीक है? सबसे पहले तो हम अली के लिए क्लैप कर दें, इसलिए कि 1000 में से 1100 में से 1003 नंबर। 1100 में से 1003 नंबर आपने माशाल्लाह से हासिल किए हैं। क्या बात है। वालदा भी आपकी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मुबारक हो, अल्लाह ताला ने बड़ा माशाल्लाह ज़हीन बेटा दिया है आपको। अल्लाह ताला इसको और भी कामयाबियां अता करे। लेकिन अली की कहानी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. अली, बड़ी हिम्मत की बात है। सोने का चम्मच मुंह में हो, चांदी का चम्मच मुंह में हो तो सारे ही पढ़ लेते हैं। क्या बात है आपकी मेहनत की माशाल्लाह से कि इतनी मेहनत करते हो और इतनी अच्छी तरह से मेहनत करते हो, जिसको अल्लाह ताला ने कहा अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला तो अल्लाह का दोस्त है, मेरा दोस्त है। और उस मेहनत के साथ फिर आपने एक और मेहनत की पढ़ाई में भी, जी। तो क्या बात है माशाल्लाह आपकी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हुआ हूँ
और उसके बाद मैं अपने स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल डस्का और मेरे प्रिंसिपल साहब चौधरी इजाज़ुल हक साहब जिन्होंने हमारे साथ इतनी हमें पढ़ाई में जितनी भी मुश्किलात यानी कि आई थी, उन्होंने सर के साथ हर तरह का राब्ता रखा कि इस तरह बच्चों को पढ़ाना है, इस काम करने का। उन्हीं की वजह से मुझे वहीद अशरफ जैसे उस्ताद मिले, उन्हीं की मेहरबानी है कि इतने अच्छे उस्ताद, और आज तक मैंने इतने अच्छे उस्ताद पहले कभी नहीं थे देखे हैं। ठीक है। मेरे पहले 8 ये क्लास वहीद अशरफ साहब हैं? जी जी, अच्छा जी। मेरे पहले 8 क्लास में 433 नंबर थे, और जब मैं 9 क्लास में इनके पास मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे उम्मीद नहीं थी है कि मैं इस कदर पढ़ूँगा। तो जब पहले दिन मैं स्कूल से वापस आया घर में, तो सर मेरे साथ आए और सर ने मेरे घर को वालों को देखा तो ऐसे कह रहे थे कि मुझे ऐसी मायूसी लग रही थी। फिर सर ने मुझे कॉन्फिडेंस इत्मीनान से कहा कि इंशाल्लाह तुम अपने घर के हालात बदल सकते हो। और सर हर बार जब भी कोई टेस्ट वगैरह होता या कोई भी होता तो सर इतनी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस करते थे कि इससे दोस्तों के दरमियान मुकाबला भी रहता था। और साथ में सर की इतनी हिम्मत है कि सर अपनी पॉकेट मनी से इतने ज़्यादा प्राइज़ हमें देते थे, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती थी सर वही प्राइज़ रख देते थे। अच्छा। और मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जी। अब थोड़ी सी बात फिर सर से भी कर लेते हैं वहीद इकबाल साहब। मतलब हमने सुना था कि उस्ताद रूहानी बाप होता है, लेकिन आजकल के कमर्शियल एजुकेशन के दौर में वो उस्ताद हम सुनते नहीं हैं। अब तो वो कहते हैं जी वहीद अशरफ साहब कि वो कहते हैं कि शाम को आओ मेरे पास, ट्यूशन अगर मुझे देते हो तो मैं पास कर दूंगा क्लास में भी, तो अगर मेरे से ट्यूशन नहीं पढ़ते हो तो उसके बाद तो तुम्हें तो मेरे कहा के शागिर्द हुए, मैं तो तुम्हें पास ही नहीं होने दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं ना, अदारे, इनमें अक्सर गरीब लोग या मुतवस्त तबका के लोग आते हैं। जो ज़्यादा अमीर होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टीचर जो है अगर वो ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना काम करेगा, ये देखें कि आज अल्लाह ताला ने जो हमें इज़्ज़त दी है वो सिर्फ़ इस बच्चे के ज़रिए दी है जो बहुत ज़्यादा गरीब घराने का है, घर के हालात बहुत मायूस कुन थे। इसके अलावा इसके वालिद अभी तक बहुत सीरियस हैं, वालदा को 2 दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका है और ख़ुद बेचारा मेहनत करता रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर टीचर इस तरह के बच्चों की सरपरस्ती करें तो अल्लाह ताला उसका सिला भी देता है, इज्जत भी देता है। आपने कैसे सरपरस्ती की? इसलिए क्या वो लोग तो अगर पाँव में जूते अच्छे ना हो, तन पे कपड़े अच्छे ना हो तो साथ बिठाने को तैयार नहीं होते। उस्ताद भी इस बच्चे का बाप थानेदार है, हवालदार है या फलाना है, ब्यूरोक्रेट है, इससे काम निकल आएगा, बेटे 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 वहाँ पे चलता है। जी जी बिल्कुल। और गरीब के बच्चे को तो कोई इंसान भी नहीं समझता, जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर जो एक गलत रवैया है। तो आपने मतलब क्यों नहीं ये सोचा कि यार गरीब का बच्चा है, मुझे क्या देगा? नहीं, ऐसे बात नहीं यार, बंदे की अपनी सोच होती है। जिस दिन पहले दिन से ही ये मेरे पास आए तो मुझे वे दिन 2 मंथ इसका पता चल गया था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है। कैसे पता चला? ऐसे चला, हम क्लास में ना ऑर्गेनाइज करते हैं टेस्ट, हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है, मैंने अपना बनाया हुआ। तो उसके मुताबिक जब मैंने इसके टेस्ट किए तो मुझे पता चला कि ये 433 नंबर हैं 800 में से इसके मिडिल स्टैंडर्ड का जो इम्तिहान हुआ था। लेकिन वो जब मैंने इसके हालात देखे, इसके घर गया, सारा देखा, तो मोहल्ले का एक स्कूल था, वो बिल्कुल आम सा स्कूल था। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो मैंने उसी दिन तैयार कर लिया। हर बंदे की अपनी होती है। मैं पहले दिन से, मैं खुद इतने खाते पीते घर का बंदा नहीं हूँ, तो आम से घराने से तल्लुक़ है मेरा। तो मैंने जब से मैं टीचिंग में आया हूँ मैंने ये तैयार किया हुआ कि जो गरीब लोग होंगे, जो गरीब तालिब इल्म होंगे, उनको हमने अपग्रेड करना है। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये पहला बंदा नहीं है। इससे पिछली जो मेरे पास क्लास थी उसमें भी एक अली नामी तालिब इल्म था, वो भी बोर्ड में सेकंड आया था। अच्छा। वो भी मजदूरी करता था। अच्छा। और उसको भी मीडिया ने भी काफ़ी हाईलाइट किया। अब क्या कर रहा है वो? तो आजकल वो बदकिस्मती से उसको मैंने लाहौर जीसी में हमने दाखिल करवाया अपने प्रिंसिपल साहब चौधरी इजाज़ुल हक साहब और हमारी सारी टीम है, उनके साथ मिलके मशावरत करके, लेकिन वो उधर सेटल नहीं हो पाया।
तो उसके अलावा सेटल नहीं हो पाया? जी जी सेटल नहीं हो पाया पहले साल पेपर देने के बाद। उसके अलावा माली मुश्किलात वो नहीं सामना कर पाया ठीक उधर। है। वो पहले लोग कहते हैं ये करेंगे, हम बड़ी मदद करेंगे, आप आएँ, लेकिन वो पहले साल के बाद उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो दोबारा उसको लाहौर में जाके अपनी तालीम को जारी रख तो सके। फिर उसने छोड़ दिया? तो वो आजकल उसने छोड़ दिया। ओहो। बोर्ड का पोजीशन होल्डर बचा है, और मैं कहता हूं कि वो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से आजकल वो कितने मजदूरी कर रहा पैसे है। चाहिए थे उसको? नहीं, जब लाहौर आप जाते हैं जीसी में तो उधर तो सारे लोग क्वालिटी एजुकेशन भी है, और मैं वो बच्चा बताया करता था, क्योंकि मैंने तो खुद उधर स्टडी नहीं की, कि आम लोग जो हैं वो मर्सिडीज पे आते हैं, कारों पे आते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स बेचारा में भी चला असासे गया। कमतरी का शिकार हो गया। मेरा ये ख्याल था कि उधर जाके सेटल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सही, और ये खूबियाँ सारी जो है ना, ये अली हमजा में हैं, कॉन्फिडेंट है, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और मैंने देखा है कि इसको कोई भी काम दिया है ना, ये इसने करके दिया है। अच्छा अली, आपके ऊपर नहीं असर हुआ कभी कि घर की परेशानियों का, जैसे उन्होंने कहा कि लोग दिल हौसला छोड़ देते हैं, जी, जी। दिल हार जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, तो आप कभी परेशान हुए हो? वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब भी कभी परेशान होता था सर को पता चल जाता था, और सर उसी वक्त मुझे हौसला देते थे। सर कहते हैं इंशाल्लाह तुम अपने घर के हालात बदलोगे। सर हर मोड़ पे जब भी कभी ऐसा मौका आया, सर ने मेरी हर किस्म की हेल्प की है, ठीक है ना। मेरी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आया सर ने अपने पास से दिया है, ठीक। और सर ने आज तक ये नहीं कहा बेटा इतने पैसे आपके स्टडी में लगने हैं तो आपने ये देने हैं, बल्कि सर ने खुद अपने पैसों से ये मेरे स्टडी का सारा निज़ाम चलाया है। अच्छा, आपके अपने बच्चे हैं, जी, अपने मेरा घर एक बार बेटा है, है, आपका एक अपना एक बेटा है। जी जी। तो अपना पेट काट कर, आपने बताया खुद ही कि अपने हालात भी ऐसे नहीं हैं, तो अपना पेट काट कर दूसरे को देखना। मैं समझता हूँ कि टीचिंग जो है बड़ा मुकद्दस पेशा है। जिस तरह हम साहब दौर में सुनते थे, असाज़ा बहुत ज़्यादा, ये तो अब मादी दौर शुरू हुआ है, तो मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इस तरह की, क्योंकि ये आर्ट्स की मेरे पास क्लास होती है, तो इसमें अक्सर गवर्नमेंट स्कूलों में वही लोग आते हैं जो बिल्कुल तलीमी लिहाज से भी पस्त होते हैं और माली लिहाज से भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि हम इतनी ज़्यादा कंपटीशन हमारी क्लास में होता है, मुकाबला करवाते हैं, और हर माह के बाद टेस्ट लेते हैं, और उन टेस्टों में बहुत ज़्यादा प्राइज़ रखे होते हैं, और मैं सेल्फ वो करता हूँ। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह किया जाए, मुझे 20-22 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देता है। मैं कोई ऐसा पेट वाली मसला नहीं होता। सही। अच्छा, ये जो इज्जत है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। कभी आपको इंसेंटिव दिया गया कोई कि आपका रिकॉर्ड बढ़े, आपने होनहार बच्चे पैदा किए हैं, आपका रिजल्ट इतने फीसद रहा जी, है, आपने इतना कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए आपको हम ये अवार्ड देते हैं, ये एजाज़ देते हैं, ये इजाफा देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, कुछ इस तरह का? मैं पहले तो इतना नहीं था। हमारे प्रिंसिपल चौधरी एजाजुल हक साहब हैं, और हमारे हेडमास्टर अली मुस्लिम साई साहब हैं, वो हर वक्त बहुत ज़्यादा टीचर को अपग्रेड करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं हर लिहाज से। तो उनकी बदौलत मैं समझता हूँ, उनके लेवल से बढ़कर नहीं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मैं का बता रहा हूँ ना, ऑफिस होगा आपका। इस साल जब ये पोजीशन आई है, तो वज़ीर आला चौधरी शहबाज शरीफ साहब ने कॉल किया हमारे स्कूल में, तो उधर से गाड़ियाँ भेजी, मैं अली और इनकी वालदा जो हैं उधर उन्होंने बुलाया, 5 लाख रुपया अली को दिया, साथ लैपटॉप दिया, मुझे 1.5 लाख रुपया दिया। अच्छा। तो इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सियासी भी लोग हैं, दूसरे भी लोग हैं। मैं समझता हूँ कि इतनी मैंने ना इज्जत देखी है, ना हौसला अफजाई देखी है। ठीक है। हमारे स्कूल के सारे टीचर इतने ज़्यादा खुश हैं, मोटिवेट हुए इससे। हाँ, इतनी लेकिन ज़्यादा अब ये हौसला अफजाई पॉजिटिव करते हैं। एग्जांपल जहां पर भी जी, आएगी जी। तो बहुत सारे और मुस्बत काम करने वाले लोग जो हैं उनकी हौसला अफजाई, यही तो हौसला अफजाई का मतलब होता है जी, कि जी। आप अच्छे काम को प्रमोट करें तो बुराई खुद ब खुद खत्म होना और रुकना शुरू हो जाती। अच्छा अली, क्या करना है बड़े होकर, क्या बनना है? इंशाल्लाह मैं CSS के एग्ज़ाम दे के हाँ, कोई इंशाल्लाह। आला जॉब हासिल करूंगा, और अपने मुल्क के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूंगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। जब आप एक इंशाल्लाह। आला दयानतदार सिविल सर्वेंट होगे, जी, जिसकी जी। हमारे मुल्क में बेहद कमी है, तो यकीनी तौर पर मुल्क की खिदमत खुद ब खुद शुरू हो जी, जाएगी। जी। इसलिए कि सिविल सर्वेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन दयानतदार सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो, आपको पता है उनके लिए कायदे आज़म का क्या फरमान था? जब आप हमारे टेलीविज़न स्टेशन में दाखिल होते हैं तो वो लगा हुआ है, सिविल सर्वेंट्स को उन्होंने कहा था कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, आप यहाँ पर मुस्तकिल हैं, आप पूरी दयानतदारी के साथ
पूरी तनदही के साथ हुकूमत पाकिस्तान यानी रियासत के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। और आपको पता है ब्यूरोक्रेसी अगर ये करप्ट ना हो तो भले हुक्मरान जो कुछ भी ऊपर नीचे होता रहे, नहीं मुल्क का हालात इतने ख़राब हो सकते। सो वी रियली नीड ऑनेस्ट डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेट्स। सो अल्लाह करे कि आप उनमें से एक। अच्छा जी, माँ कैसा महसूस करती है? अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का लख बार शुक्र है। मैं बहुत अच्छी पोजीशन दे। एक ही पुत्र है? हाँ जी, एक बेटा है। एक ही बेटा हाँ है? जी। और कोई बहन भाई? 3 बहन है। 3 बहनें? हाँ जी। तो अली सबसे बड़ा है? नहीं, सबसे छोटा। अली सबसे छोटा है जी। और अली माशाल्लाह से यानी घर का कमाऊ पूत भी है। हाँ जी। कितनी दिहाड़ी अली? 300 रुपया दिहाड़ी। किसी की रेडी है जो लगाता है? किसी की। और उस पे से इसको रोजाना की आमदन जब 300 रुपया मिलती हाँ है, जी। महीने की कितनी होती है? 600 900 नहीं, महीने की कितने हो जाते हैं? 300 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितने? 9000। 9000। और घर अपना है? हाँ जी, मामूली जगह देखा तो है। हाँ, एक कमरे का है? हाँ जी। एक कमरे का मकान है। तो आपका गुजारा हो जाता है इसमें? नहीं ना, गुजारा होता है। मैं ताई तो कह रही हैं कोई कुछ बस करो अल्लाह का तो। शुक्र है जिस जब मेरा तरह बेटा अल्लाह आगे रखे। आगे से भी पढ़े थे, कुछ अब जगह आगे अच्छी- दाखिला लिए? जी मैंने पंजाब कॉलेज में दाखिला लिया है। वहाँ पे मेरे जो प्रिंसिपल हैं तो वो बहुत नाइस आदमी है। ठीक है, लेकिन जो अब्बा की बड़ी गाड़ी में आता है ना, वो बड़ा आदमी नहीं होता। जी। बड़े लोग आप जैसे होते हैं जिनके वालिद नहीं भी बड़े हों लेकिन वो खुद इतने बड़े होते हैं। देखो ना जिस तरह से आपने हालात का मुकाबला किया, यू आर माशाल्लाह एन अचीवर। सो कोई अपने अब्बा की अगर बड़ी गाड़ी में आ भी रहा है तो उसको बड़ा जिंदगी में कभी ना समझना। वो बहुत छोटा इंसान होता है जो दूसरे की चीज़ के ऊपर फख्र अपना जो है वो कायम करता है ना। सो हम ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। ये है वो मशहूर ज़माना गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसका कि हम अक्सर तस्करा सुनते हैं। और उस अगर हम जाएं किताब में तो ये वो सर्टिफिकेट जो कि मेरे आज के मेहमान को मिला हुआ है। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं ये, और इनको ये एजाज़ मिला है कि इन्होंने 102 किलोग्राम वज़नी सबसे बड़ा दुनिया का ताला, सिक्योरिटी लॉक जिसे कहा जा रहा है, बनाकर अपना नाम जो है इसमें दर्ज करवाया है। और किताब में ये तस्वीर के साथ और ताले की तस्वीर के साथ इनको जो है वो शामिल किया गया है। सो मेरे साथ हैं ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इलाके में क्या चोर बहुत ज्यादा है? नहीं जो हमारे इतना इलाके में बड़ा ताला बनाने की जरूरत पड़ गई? ताला तो असल में इसलिए बनाया गया है, ताला तो एक सुन्नत नबवी है। अच्छा। कि ताला लगाना, अपनी चीज की हिफाजत करना, ये अल्लाह ताला के नबी का फरमान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले काम ये कि आप पहले अपनी उसका बंदोबस्त करें हिफाजत का, फिर अल्लाह ताला पे फिर अल्लाह ताला का वो भरोसा करें। बिल्कुल। तो आपने ये ताला कैसे बनाने का सोचा? दुनिया का सबसे वजनी ताला, 102 किलोग्राम का ताला, ये कहीं लगना तो मेरा ख्याल है नहीं ना, आपने रिकॉर्ड के लिए बनाया? जी ये बिल्कुल रिकॉर्ड के लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड है ये। तो कैसे ख्याल आया कि ये भी एक काम किया जा सकता है? असल में मेरी शाल मार्केट लाहौर में ये तालों की कारोबार किया करता था मैं। मेरे वालिद साहब मरहूम हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब, अच्छा। वो भी शुरू से ये तालों का ही कारोबार किया करते थे। तो मेरे वालिद साहब ने भी एक ताला बनाया था जिसका वजन तकरीबन 52 kg था। अच्छा। तो वो गिनीज बुक में नहीं आ सका था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कि इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए एक ऐसा काम कर दिया जाए जो कि मेरी पहचान तो बन ही जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का नाम पैदा किया जाए और पाकिस्तान की पहचान हो, और पाकिस्तान की वजह से मेरी पहचान हो। मैं आज हकीकत में सबसे पहले तो मैं आपका दिल की गहराइयों से बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत इज्जत बख्शी है। नहीं, इसमें हमारा क्या काम है, आप काम करने वाले। नहीं, लेकिन आपने हौसला अफजाई की है मेरे लिए, बहुत अच्छा, बहुत मेरे हौसला हुआ है। हमें आप जैसे लोगों पे बड़ा फख्र है। बहुत शुक्रिया। इसलिए कि अपने काम तो रोजाना सभी करते हैं। अगर मैं थोड़ा सी इसकी, आप इजाजत दे तो मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल आपको बता दूं। प्लीज। ये ताले का वजन टोटल 102 kg है। ठीक। 6 किलो की 2 चाबियां हैं, और ये एक ताला आम जैसे ताला होता है उस तरह का ताला है। ये दूसरी चाबी ये आपके हाथ में आए, यानी इस चाबी को लेकर अच्छा वेट एक्सरसाइज पूरी तरह से की जा सकती है। ये 6 किलो वाह।
और मैं आज आपको एक इसकी बात बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि जब ये ताला गिनीज बुक वालों को हमने अप्लाई किया कि ये इसकी रिसर्च करें कि दुनिया में सबसे बड़ा ताला है, तो एक विजिटर मेरी शॉप पे आया तो यूके से, वो मुझे इस ताले के इवज 5 लाख पाउंड दे रहा था। 5 लाख पाउंड उस वक्त तकरीबन 4.5 करोड़ पाकिस्तानी बनते थे। वो कह रहा था कि ये ताला मुझे दे दो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आए। मैंने कहा क्या मतलब कि मैं पाकिस्तान को भेज दूं? ऐसा नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान का ताला है, पाकिस्तान का नाम आएगा। पैसा तो आनी जानी शायद नहीं, छोटी सी 4.5 करोड़ रुपया पाकिस्तान के लिए नहीं, 4.5 अरब भी हो तो छोटी सी है। पाकिस्तान का नाम रोशन होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम है, ये हकीकत बात है। क्या बात है। और ये जब मैं ताला, इसको मुझे बहुत सारी मुश्किलात आ रही आई ये ताला बनाते हुए, बहुत मसाइल आए। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम दोस्तों का, अपने अजीजों का, अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। मुश्किलात क्या आई हैं आपको इसमें? मुश्किलात ये है कि इस ताले को बनाते हुए तकरीबन अरसा 3 साल लगा। 3 साल में मेरा तकरीबन जितना सासा था सारा खत्म हो गया। ये हाथ के साथ बना है, प्योरली देसी ताला है और हाथ के साथ बना ये तो मैंने एक्नॉलेज किया है कि हमारा ये पुराना देसी ताला है। हाँ। और हाथ के साथ बना हुआ। इसको रेती का इसका साथ इस्तेमाल किया है, मशीनरी का इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा। आग की भट्टी का इस्तेमाल हुआ है और बिल्कुल देसी ताला है ये। यानी ये भी इसमें फिर लिखा होना चाहिए था कि हाथ का बना हुआ ताला। हाँ, ये लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि हाथ का बना हुआ इतना? जी, ये मेरा सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर मुझे ये भी बताइएगा कि मतलब कितना पैसा लग गया इस पे बनाने में? पैसा तो नहीं लगा, लेकिन मेहनत है 3 साल की। 3 साल मेहनत लगी आपको? बिल्कुल 3 साल मुकम्मल मेहनत है। और उस मेहनत में मेरी वाइफ ने मेरा बड़ा साथ दिया। वो भी ताला बनाती थी? नहीं, ताला नहीं बनाती थी। यानी साथ ये दिया कि मैं 2 बजे रात को आता था तो वो बेचारी मेरे इंतजार में बैठी रहती। ताला बनाने के चक्कर में कहीं आप कुछ और तो नहीं कर रहे थे? नहीं, ऐसा ही था। ये ताला ही था, प्योरली ताले का काम था। प्योरली ताले का काम इंशाल्लाह। तो रात 2 बजे तक आप ताले के साथ लगे रहते? हाँ, ये इसके काम करना पड़ता था रेती का। अच्छा, बिल्कुल सही। तो मुझे ये भी बताइएगा कि ये मतलब ये जब आप ताला बना रहे थे, किसी ने आपको रोका भी होगा कि छोड़ो रहने दो, किन चक्करों में पड़े हुए? और कितने घंटे आप काम करते थे? ये तकरीबन 10 से 11 घंटे काम होता था रोजाना? इंशाल्लाह। 3 साल रात को भी होता था और दिन के टाइम भी होता था। नहीं, 10 से 11 घंटे मखसूस ताले पे काम होता ताले पे, सिर्फ ताले पे टाइम लगाता था। अच्छा। और मैं आपको इसके हकीकत तो यही अर्ज कर सकता हूँ कि बस ताले के अंदर मैं ताला ही लग गया मुझे। कैसे? ताले के अंदर मुझे ताला तो लग लगता है गया। ताला लगने से आपकी तो किस्मत की चाबी खुल गई। नहीं, चाबी तो खुल तो गई है। कोई इसका एवज कोई इनाम मिला? हाँ, यही मर्द करने लगा था मुझे थोड़ा सा शिकवा भी है कि ये ताला जो है ना, जब गिनीज बुक वर्ल्ड किताब में आ गया तो पंजाब के सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने मुझे 5 दफ़ा मुझे रिकमेंड किया अवार्ड के लिए, 17 हुस्न कारकर्दगी के लिए। मेरे किसी MPA MNA से कोई सोर्स ना है, मेरे कोई अफसरों से तल्लुकात ना है, तो मुझे जिस अवार्ड से नहीं नवाजा गया। मैंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर वोट दिया था आपने अपने इलाके में? जी, वोट किसको दिया था? वोट ये तो एक पर्दा ही रहने दें। वोट तो एक मानत होती है ना, वो तो बॉक्स में जाता है। अच्छा, आपने बड़ी सही बात की है। सॉरी कि मैंने ये आपसे पूछा, लेकिन जिसको भी दिया था वो अवामी नुमाइंदा आया आपके एक्नॉलेज करने के लिए कि जनाब आपने? नहीं, वो कोई भी हो ना, बोर्ड से इसका कोई तल्लुक नहीं होता। मैंने वोट दिया, वो तो एक मानत थी, पाकिस्तान की मानत थी, लेकिन मेरे ख्याल से किसी को ऐसी तौफीक नहीं होती वो आ जाते हैं। अच्छा। वो फिर नहीं आते, पहले आते हैं कि हम ये करेंगे, हम रफाई काम करेंगे, ये करेंगे, बाद में कोई भी नहीं आता गली मोहल्लों में। सही। अच्छा, वो ऐसा जी सूबाई सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब पंजाब की गवर्नमेंट के मुझे 5 दफ़ा इसका रिकमेंडेशन की अवार्ड के लिए। इस्लामाबाद में कैबिनेट डिवीज़न में मेरा केस आया, उन्होंने मुझे वो रिकमेंडेशन मुझे आगे नॉमिनेट नहीं किया। मैंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सदर मोहतरम जनाब ममनू हुसैन साहब को कई मरतबा खत लिखे हैं, जनाब ये दुनिया का सबसे दियो एकल ताला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मुझे चंद लम्हात अता फरमा दीजिएगा। मुझे आज तक उस खतों के मतलब यही आया कि उनके पास टाइम नहीं है। अगर ऐसा ना हो और आपको ना इसके नतीजे में कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिले तो क्या आपको बहुत बुरा लगेगा? नहीं, मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हुकूमत को तो चाहिए ना। मैंने सदर साहब के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जनाब मोहतरम इज्जत माब
अल्लाह ताला उनकी इज्जत बहुत दे और बहुत उनको तरक्की दे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शेर पाकिस्तान, मैंने उनको दरखास्त की, उनके सेक्रेटरी साहब को दरखास्तें दी कि जनाब मैं हो ये सकता है ताला आपकी आपको दिखाना दरखास्तें चाहता ऊपर हूँ। तक पहुंची ना रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा, आपको ऐसा ये 100% confirm- नहीं है, लेकिन सुनवाई नहीं है। मुझ नाचीज के लिए उनके पास वक्त नहीं है। अच्छा, लेकिन आप इससे बददिल नहीं होंगे कि अच्छा अगर मैंने इतनी मेहनत नहीं 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 की तो वक्त इस है तो कोई बात नहीं सही है, है। लेकिन मैं दिली ख्वाहिश है, मेरे बच्चों की ख्वाहिश है कि पापा हम कहीं गैर मुल्क होते, खास तौर पे कासम और नुमान, 2 मेरे बेटे हैं, निमरा मेरी बेटी है, कासम भी किसी वक्त बहुत परेशान हो जाता है। सही। आज आया हुआ है आपके प्रोग्राम में, नुमान भी आया हुआ है ठीक है। कि पापा हम किसी दूसरे मुल्क होते तो हमारी बहुत हौसला अफजाई होनी थी। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह वारस, ठीक है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, पता नहीं इसमें अल्लाह का कुछ बेहतरी हो। सही। अच्छा, कभी याद आई उस गोरे की जो कितने पाउंड दे रहा था? 5 लाख पाउंड 5 लाख यूके पाउंड। के। हाँ, यूके के। खाली पाउंड ही नहीं, वो कह रहा था कि मैं आपको अपने मुल्क लंदन ले जाता हूँ, नेशनलिटी दिला देता हूँ। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान ये जो जिसका मैंने आज झंडा लगाया हुआ है फख्र के साथ, ये हमने बहुत मुश्किल से हासिल किया है। मेरे बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने इसको हासिल करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, तो मैं पाकिस्तान को भेज देता, ये नामुमकिन बात है। सही। अब जो वक्त है ना, ये हकीकत है, इसमें मेरी इसमें नहीं, अल्लाह पाक की रहमत से मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये हकीकत है। अब जो वक्त है, पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, माला माल किया है, अब वक्त है कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। बिल्कुल सही। और अच्छा, मैं वैसे एक सवाल, कितना माला माल किया है पाकिस्तान ने आपको? अक्सर नौजवान यहाँ पे बड़े मायूस बददिल होते हैं, वो अक्सर लोग जो टेलीविजन के सामने बैठे हुए जो चंद वतन से प्यार करते हैं तो समझ रहे हैं आपकी जज्बात को। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे मेरी यार, जज्बात नहीं है, मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने इतना माला माल किया, आज मैं आपके सामने ये झंडा लगा के फख्र से बैठा हूँ, ये पाकिस्तान की वजह से बैठा हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये इस पे तो नाम आया पाकिस्तान, आज अगर इस गिनीज बुक वर्ल्ड किताब में नाम आया शेख जफर इकबाल का, तो खाली वो नहीं आया, पहले लिखा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये नौजवान है, पाकिस्तान का ये आदमी है जिसका नाम दुनिया का सबसे बड़ा तालिब बनाने में आया। ठीक है, ये जफर इकबाल का नाम नहीं है, ये भी पाकिस्तान का नाम आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस ताले को खोला भी जा सकता है, ये वर्किंग लॉक है या सिर्फ एक ये नुमाइशी? ताले को मैं तो चाहता हूँ अगर काइंडली खोला जा सकता आप है? खुद आके खोलें तो बड़ा अच्छा होगा। खुल जाता है? बिल्कुल, अगर कहें तो मैं आपकी हेल्पिंग कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं इसे किस तरफ को खुलता है? इस ये तरफ? आप ये इस तरफ खोलें इसको, इस तरफ खुलता है? उस तरफ। अच्छा, उस तरफ खुलता है या इस तरफ हाँ, खुलता इस है? तरफ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ये खुल गया, जिंदाबाद। ये इसका हैंडल है। वाह, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस ताले के ऊपर ही कोई काम कर लिया करे तो अच्छे मसल बॉडी बिल्डिंग उसकी हो जाएगी। वो तो हो जाते हैं। अच्छा, इसको बनाने में महारत ज्यादा दरकार। अब इसे लॉक कैसे लगाना होगा? वो भी इसी तरह वो मेहनत भी के इसी साथ तरह आप इसको करेंगे तो ताला लॉक हो ताला लॉक भी हो जाएगा। अच्छा, सो इट्स ये ताला लॉक हो गया। सो वेरी गुड, जिंदाबाद, वेरी जिंदाबाद। गुड। अच्छा, मुझे बताइएगा इसमें आप तो फिर मुझे लग रहे हैं कि ताला को अच्छी तरह खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं। हाँ इसका मतलब क्या हुआ? यानी ताले कि आप ताला को खोल लेते हैं बाद में भी। हाँ, कुछ किस्मत के ताले होते हैं वो नहीं खुलते, जिंदाबाद। बाकी आपके खुल लिए जाते भी हैं। ताली है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा ये महारत चाहिए होती है इसमें ज्यादा, या ये किस चीज का ज्यादा इसमें इस्तेमाल हुआ है? महारत थी आपकी कोई खास, या फिर कोई खास कारीगरी थी, कोई खास किस्म का? सबसे पहले लगन, सबसे पहले दिल के साथ लगन काम के लिए होनी चाहिए। जिस मर्जी फील्ड में कोई हो, वो जिस तरह ये बच्चा, इसने मेहनत की, माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर लिए। मेहनत की तो इतने अच्छे नंबर लिए ना, दिल की लगन से। बिल्कुल, सबसे पहले लगन होनी चाहिए, फिर मेहनत करे, फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना, वो इंशाल्लाह मेहनत का फल देता है। बिल्कुल सही। चलिए जी, यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। हमारे दोनों मेहमान आपके सामने एक छोटी सी अपील करते हुए जाना चाहूँगी ब्रेक की तरफ। अली हमजा को ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के ये तमाम वो होनहार नौजवान जो ज़ाया ना हो जाएं, जो मुश्किलात का शिकार होकर हमारी ये रोशन चिराग जो है कहीं बुझ ना जाएं, उसके लिए मैं आपसे अपील करूँगी कुछ ना कुछ जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप ज़रूर प्रोग्राम के सामने, आपके सामने स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे होंगे, आप कर सकते हैं रब्ता, और इस बच्चे के लिए अगर कुछ देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah.
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। अली हमजा आज मेरे साथ है, जिसने गुजरांवाला बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की है और इसने बहुत ही शानदार नंबर लिए हैं। नंबर मुझे भूल जाते हैं। 1100 में से कितने? 1003 3 नंबर 1003। आर्ट्स सब्जेक्ट में क्या सब्जेक्ट्स थे? आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट्स थे? आर्ट्स में जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हेल्थ एंड फिजिकल। अच्छा, और भी हैं। और भी हैं। जी। सबसे आपका ताकतवर सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे इस्लामियात और इंग्लिश। इस्लामियात और इंग्लिश, जी। इन दोनों में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं। जी जी। बिल्कुल सही। मेरा कज़न था, वो मामू बैठे हुए तो उन्होंने कहा भाई सुना क्या बना बीए का? मैं कहा जी सप्ली आई है। मैं कहा अच्छा ठीक है, एक तो होगी अंग्रेजी तो दूसरी? मैं कहा जी दूसरी इस्लामियात में। तो उन्होंने कहा बेटे तुम्हें किसने कहा था इस्लामियात रखो, तुम वो दूसरा जो क्रिश्चियंस पढ़ते हैं वो वाला सब्जेक्ट रख के पेपर देते हैं। सो बाज़-औक़ात हमारे यहाँ पर ये भी हालात, और ये मैं को मतलब जोक नहीं सुना रही, मेरी फैमिली में एक्चुअली मेरे सामने ही सारा कुछ हुआ। प्लीज़। माशाल्लाह से आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो आप ऐसे रेडी भी लगाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, तो आपको टाइम कब मिलता है पढ़ने का? मतलब आप रात के टाइम पढ़ते हो, दिन के टाइम, किस तरह मैनेज करते हो आप अपनी मैं स्टडीज़ सुबह सर जल्दी बुला लिया करते थे स्कूल में, ठीक है, तो छुट्टी के बाद 1-2 बजे छुट्टी हुआ करती थी, तो वहाँ से फारिग होने के बाद फ्रूट की रेडी पे चल जाया करता था। वहाँ पे 8-9 बजे रेडी बंद करके फिर मैं दोबारा सर पास पढ़ने आ जाया करता था। इस तरह मैं तो कितनी देर तक रात को पढ़ा करते थे? रात को कभी 11 कभी 12 में बज जाते थे, और पेपरों के दिनों में हमें जब 3 माह थे ना, वो हमें कम से कम रात को 1-2 बजे इतना सोते थे हम। सर भी हमारे साथ ऐसे ही करते थे, हालांकि सर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और उनकी नज़र भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, पर उन्होंने हमारा हाथ थामे रखा और हमारे साथ ही पूरा टाइम दिया, और हमें ये कहा करते थे बेटा और पढ़ना, आप और पढ़ लो, मेरी फिक्र ना किया करो। तो इसी तरह मैं एक बार का मुझे बहुत दुख होता है कि जब मुझे किसी से प्राइज़ मिलता है तो मेरी ख्वाहिश है कि प्राइज़ मिलने से पहले मेरे सर को प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। अगर उन्हें प्राइज़ ना मिले तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। अच्छा, आपको शर्मिंदी महसूस होती है? जी, बहुत ज़्यादा होती है। सुबह कितने बजे जाया करते थे? सुबह 6 फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद तैयार होके आधा घंटे बाद 6 बजे, कभी 6:30 बजे इस टाइम, और सर हमसे पहले आके बैठा करते थे स्कूल में। जी। सर आप कोई मिशन चला रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह ये मिशन है। सही, तो आप इसमें सेटिस्फाइड हैं? कोई आपके साथ, हम अक्सर असातिज़ा के साथ ज्यादती का बहुत सुनते हैं। मेरी वालदा खुद सारी ज़िंदगी टीचर रही हैं, मुझे पता है कि एक टीचर की तनख्वाह में सर ढांपो तो पाँव नंगे होते हैं, पाँव ढांपो तो सर नंगा होता है। सारी ज़िंदगी वो इसी सफ़ेद, और अब तो आके मरात और ज़्यादा हो गई हैं तनख्वाहें। जिस ज़माने की मैं बात करी, उस ज़माने में तो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर की तनख्वाह कुछ भी नहीं हुआ करती थी। अब भी मैं आपको बताता हूँ, 2000 में मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे हम भर्ती हुए सितंबर 2000 में, और उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट हमारा था तकरीबन 8 साल चलता रहा। उसके बाद फिर ये मौजूदा गवर्नमेंट ने हमें रेगुलर किया, और बदकिस्मती ये है कि हमारी पे पैकेज इतना इस तरह है कि वो पहले जो 8-9 साल हैं उसको वो सर्विस में अकाउंट नहीं करते, जबकि किसी भी महकमे में ऐसे नहीं है। अच्छा। मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है। अब मैंने अपनी पे जो है फिक्स करवाई है और मेरी 22,000 रुपया पे बनी है, और 17 ग्रेड है मेरा। अच्छा। मैं समझता हूँ कि शायद पूरे पाकिस्तान में इतनी लो नहीं होगी। 10,000 रुपया वो कटौती कर रहे हैं तनख्वाह से, जो पीछे ओवर बिलिंग हुई है, और कोई मराहत नहीं थी पहले। 10,000 काट के फिर आपको कितने मिलते होंगे? 12,000? 22,000 22,000 रुपया। ठीक है जी जी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आपके प्रोग्राम की तवज्जो से वज़ीर आला से मैंने पहले भी जो एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं, बहुत काम करते हैं, मैं समझता हूँ वो हीरो हैं हमारी कौम के। मैं उनके यहाँ उस वक्त जब गए थे तो आप क्या चाहते हैं कि वो इसको बेहतर करें? जी, और जी, आप लोगों का हमारी जो सर्विस है हम 2000 से गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, हमारी सर्विस की हमें मराद जो है 2000 से दी जाए। ठीक है। जब से हम हैं तो मैं एप्लीकेशन मराद में क्या क्या कुछ शामिल है? क्या जी? मराद में क्या क्या कुछ शामिल मराद होता है? में शामिल होता है, इसमें बेसिक पे होती है, ये मुख्तलिफ फंड्स होते हैं जिसमें मेडिकल अलाउंस है, मुख्तलिफ जो हर साल के बाद जून में बढ़ाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके इलाके के जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं उनसे अगर हम रब्ता कर सकें और उनसे बात कर सकें कि वो इस मामले पे क्या आपकी कोई मदद कर सकेंगे और इस मसले को रेज कर सकेंगे या इसके बारे में। अच्छा, और आप भी कोई सवाल करना चाह रही हैं?
साहब से सवाल करना था। अच्छा जी, कीजिए। आपने ये सोचा कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपने कुछ बनाना है, कुछ बना के पाकिस्तान के सामने लाना है ताकि उसमें आपका भी नाम रोशन हो और पाकिस्तान का भी हो। तो आपके माइंड में सिर्फ ताला ही क्यों आया, कोई और चीज़ क्यों नहीं आई? ठीक है। मेरी बहन, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि जफर इकबाल का नाम रोशन करने के लिए नहीं बनाया गया, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बनाया गया। ठीक है। और जहाँ तक ये ताला ही क्यों बनाया, मैंने शुरू में अर्ज किया है कि सबसे पहले मेरे वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद रफ़ीक मरहूम ने एक ताला बनाया था इसी किस्म का, जिसका वजन 52 kg था। अच्छा, ये आप लोग खानदानी तौर पे तालों का ही कारोबार हाँ जी, करते शुरू हैं? से जब हम हिजरत करके अमृतसर से इधर पाकिस्तान आए तो ये हमारा कारोबार था। अच्छा। तो जब वो ताला 52 kg का बन गया, उसके बाद मैंने उसको अपने वालिद की ज़िंदगी के बाद गिनीज बुक वर्ल्ड किताब में अप्लाई किया तो वो नहीं आया। आपको ये बताया किसने था कि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, तो इसमें अप्लाई भी किया रहता मुझे है? किसने बताया था? ये कैसे पता चला? असल में ऐसा है जी कि आप मेरे ख्याल समझ गई हैं मेरी बात कि मेरी तलीम नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। नहीं, मेरी तलीम नहीं है। मेरे दोस्त हैं बहुत प्यारे, आजकल वो वैसे पंजाब पुलिस में हैं, आबद रशीद साहब, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। उन्होंने मेरी इस सिलसिले में बड़ी रहनुमाई की है, गिनीज बुक के हवाले से मेरी बड़ी मदद की है। आकल डोगर साहब हैं मेरे, उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने ये सारा अरेंज किया इसको गिनीज बुक में अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और मेरे शेख आसफ साहब हैं, अहमजुल्फ हैं, उन्होंने बड़ी रहनुमाई की। मेरे इस तरह मेरे भाइयों ने, शेख अतीक साहब ने, अदरी साहब ने, मेरे एक मोहतरम भाई अल्लाह को प्यार होगी शेख शफीक साहब, इन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई की है। बिल्कुल। और भी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, और उसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगी कि आगे आपने फर्दर अपने बेटों को कुछ नहीं कहा कि आप लोग कुछ बनाएं या सॉरी, क्यों इन्होंने ताला बना लिया है तो वो अब क्या बनाए आप बता दें। नहीं, इनके माइंड में कुछ तो होगा ना कि इनके बेटे भी आगे इनका नाम रोशन करें। यानी जैसे आपने अपने खानदान में एक कारनामा सर अंजाम दिया है, आगे आने वाली आपकी नस्ल जो है वो इस लेगेसी को कैसे लेके चलेगी? मेरी नस्ल भी, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जरूर करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद जनाब। आज हमारी मुलाकात रही अली हमजा से, जिन्होंने कि गुजरांवाला बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की, 1003 नंबर लिए इन्होंने 1100 में से। उनके टीचर हमारे साथ रहे जिन्होंने कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ रहे जिन्होंने कि सबसे बड़ा ताला जो है दुनिया का बनाया है, और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम हमारे इस पाकिस्तानी की वजह से शामिल है। और पाकिस्तान जिसको कि बुरी बातों की वजह से याद किया जाता है, वहाँ पर एक अच्छी और एक तामीरी और मस्बत और एक डिफरेंट सी बात के लिए भी हमारे पाकिस्तानी और ख़ासतौर पर ज़फ़र इकबाल साहब की कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपकी ख्वाहिश है कि आपको अवार्ड दिया जाए, इस पर कोई ना कोई एजाज़ हुकूमत किसी न किसी तरह से आपकी हौसला अफजाई के लिए भले बुलाकर आपको कह दे शाबाश ज़फ़र इकबाल आपने अच्छा काम ना किया। थपकी दे दें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अच्छा सदर पाकिस्तान खाली थपकी दे दें, शाबाश नहीं कह सकते तो ना कहें। देख लें, खाली थपकी दी तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहूंगा इंशाल्लाह। वो सिर्फ शाबाश देंगे तो वापस नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। नहीं कहेंगे। कहाँ ये रुतबा मेरा तकलीफे शिरकत दूं, बादशाह हुए हैं मेहमान अक्सर फकीरों के। वाह, बहुत मासूम से ख्वाहिश है। तो जो अगर कोई हुकूमती इदारे और वो लोग सुन रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तानी जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं किसी न किसी तरह से, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। आपका भी कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी? नहीं, मेरी ख्वाहिश तो कोई नहीं है। मैं लेकिन आपने कहा कि आपका सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर किया जाए। जी, सर्विस स्ट्रक्चर आपको आपको जो पीछे 6-7 साल आपके जो है सर्विस में नहीं शामिल किए जा रहे, 8 साल जो नहीं शामिल किए जा रहे, नहीं शामिल किए रहे। अच्छा, कोई करप्शन भी होती है तालीमी इदारों में, खासतौर पे इस जगह पर हमने बड़ा सुना है पूरे का पूरा सेंटर खरीद लिया गया, नकल कराई गई। आपका एक्सपीरियंस? मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये जो तालीमी हमारा निज़ाम है इसको बहुत बेहतर किया इम्तिहानात के हवाले से। पहले यार बंदा गुंडागर्दी नहीं, तो अब ये नहीं सब ठीक है। अब इस साल मैं बताता हूँ, इस साल मैं गुजरांवाला गया इम्तिहान लेने। अच्छा। वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है शेखुपुरा मोड़ के ऊपर, तो वहाँ मैं नाज़म था सुपरिटेंडेंट। तो वहाँ कुछ लोग थे उधर के गुंडा टाइप लोग हैं, बहुत ज़्यादा बासर हैं,
उन्होंने मुझे कैसे बासर है, गुंडा टाइप लोग बासर कैसे होते हैं? वो पैसा ज्यादा उनके पास, पैसा ज्यादा है, या ताकत इलाके उनके का पास एमएनए है, एमपीए उनके साथ है? बिल्कुल नहीं, एमपीए तो नहीं है, वो वैसे ही एक ग्रुपिंग होती है उनकी। अच्छा। तो उन्होंने पहले मुझे किसी के हवाले से कहा कि इसको नकल करवाएं, मिलाने की कोशिश की। जब मैं ना मिला तो फिर मुझे उन्होंने धमकियाँ दी, देखेंगे कैसे तुम वापस जाते हो, टांगे तोड़ देंगे, ये कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक रोल नंबर एक बच्चे का दिया कि इसको पेपर करवाने हैं। तो मैंने जब इनकार किया तो एक दिन पेपर पाक स्टडी का पेपर था, मैं क्लोजिंग पे था, तो उस वक्त वो कुछ गुंडे लेके आ गए सेंटर में। अच्छा। और उन्होंने मेरे गले पड़ गए, फिर क्या मेरे साथ बहुत ज़्यादा गाली गलोच की और बहुत धमकाया डराया। तो मैंने फिर स्कूल के आरआई साहब थे, उनको बुलाया, उनको बाकी फाइनल क्या नतीजा निकला इस सारे मामले? फाइनल ये निकला, बोर्ड की टीम आई, उन्होंने सारे हालात देख के फिर एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि आप एफआईआर दर्ज करवाएं, लेकिन क्या हुआ है कि अब उल्ट उन्होंने मेरी इंक्वायरी लगवा दी है। उन्होंने कैसे इंक्वायरी लगवाई? ये इंक्वायरी लगवाई है कि इसने बच्चे के साथ बदतमीजी की है, गालियां दी हैं, जबकि वो पहले हर तरीके से चंद दिन पहले हमारे डस्का में एफआईआर पहले दर्ज हुई है या उनकी? पहले उसी दिन सारे बोर्ड के जो इंतजामिया थी। तो बोर्ड वाले जो है वो देख नहीं सकते कि पहले उनके सामने सारा मामला, उसके बाद ही उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई ना, कि जब गिल्टी था वो बंदे सारे। तो उसके बाद अब उन्होंने चंद दिन पहले मुझसे रब्ता किया कि माफ़ी दे दें। तो जब मैंने कहा माफ़ी किस बात की दे दें, जब ये आप जिस तरह का आपने बिहेव किया है मेरे साथ, जिस तरह सलूक किया है, मेरे अमले के साथ किया है, तो इसका कोई जो फाइंडिंग है वो हम लेंगे। तो मेरी अपील है वज़ीर आला साहब से कि इस तरह के जो ज़्यादती के होती हैं इस तरह सेंटरों में, तो इसका तदारक किया जाए। मेरी इन दिनों में इंक्वायरी है मंडे को। आपके प्रोग्राम से पहले ही मुझे तारक हमीद साहब हैं, उनका फ़ोन आया कि आपने मंडे को 10 बजे आना है मेरे पास। तो वो इतने बासर हैं, उल्ट उन्होंने मेरी इंक्वायरी करवा दी। हमें बताइएगा अगर आपकी इंक्वायरी का जो भी हो, लेकिन मेरी अपील है उन इदारों से, अगर सारे काम वज़ीर आला ने करने हैं तो बाकी सारे लोगों ने क्या करना है? बाकी जो डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं, अपील है उनसे अल्लाह के नाम पे कि अपना अपना काम करना शुरू कर दें, ताकि लोगों को हर जगह पे बैठ के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के नाम अपीलें ना करनी पड़े। कुछ काम जो नीचे करने वाले लोगों के होते हैं उनको करने चाहिए, ताकि ये हर चीज़ जो है वो हमारी सुप्रीम ये लेवल्स हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, हर काम उन्होंने थोड़ी करना है कि हर इंक्वायरी, हर इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ जो है उसको वो देखें। सो इदारे जो हैं ये उनकी नाअहली, उनकी नालायकी और ये उनके वहाँ बैठे हुए लोगों की करप्शन है, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया, हमें बहुत फख्र है जी कि बहुत ज्यादती हो जाएगी अगर मैंने अपने दोस्त हाजी ताहिर जट साहब का नाम ना लिया, अपने भाई अतीक बाबर अदरीस का नाम ना लिया। बाबर साहब ने बड़ी मेरी हेल्प की है, भतीजे भी है मेरे। चलें, बहुत शुक्रिया सबका। पाकिस्तान के लिए नारा जरूर लगवाना है, तो लगवाएं फिर। आ जाए आप भी, लेकिन उससे पहले हर इसी दुआ के साथ आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।